Welcome students, I welcome you in Roman English classes. I am going to start a new series on English literature. That this series will be very helpful to you for various exams like UGC NET, Assistant Professor, PGT, etc. In this series, first of all, I am going to start a new topic, that is literary criticism. Literary criticism is the topic that puzzles the students a lot. But this topic is not so hard as it's thought. So we start our topic, that is literary criticism. Before starting literary criticism, we should know what is criticism. Criticism is made from critic. You know what is critic. Critic क्या होता है? Critic is one who analyzes something, someone, merits and demerits. क्रिटिक वो होता है जो किसी व्यक्ति की जो मेरिट्स होती हैं या डीमेरिट्स होती हैं उनको एनालाइज करता है। लेकिन एक बात क्रिटिक के बारे में होनी चाहिए कि द क्रिटिक शुड बी अनबाइस्ड और ऑब्जेक्टिव। इफ द क्रिटिक इज नॉट अनबाइस्ड और ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स ही इज नॉट ए गुड क्रिटिक। सो हम कह सकते हैं क्रिटिक वो होता है जो किसी व्यक्ति के गुण या दोष जो होते हैं उनके बारे में बताता है, वो भी बिल्कुल अनबाइस्ड तरीके से, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव मैनर में। इन द सेम वे क्रिटिसिज्म क्या करती है? क्रिटिसिज्म डील्स विद the merits and demerits of a work in unbiased way. कहने का मतलब क्या है? क्रिटिसिज्म होती है वो किसी की कोई वर्क है, उसकी जो मेरिट्स हैं या डीमेरिट्स हैं उसको डील करती है। किस रूप में? अनबाइस्ड वे के रूप में। मतलब कहने का पॉइंट हम ये समझ सकते हैं, यदि कोई वर्क है और जिसको यदि उसकी डीमेरिट्स या मेरिट्स को यदि पता लगाया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, वो सारी चीजें मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर सम्मिलित होती हैं। अब क्रिटिसिज्म जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म होती है, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म होती है, नरेटिव क्रिटिसिज्म होती है, लिबरल क्रिटिसिज्म होती है, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म होती है और क्लासिकल क्रिटिसिज्म होती है। लेकिन बेसिकली हम क्रिटिसिज्म को दो भागों में बांट सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, जो भी मैं पॉइंट बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं एग्जाम पॉइंट्स हैं, एग्जाम से रिलेटेड है। यदि आप इस क्लास का सही लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके हाथ में एक कॉपी और एक पेन का होना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव a notebook and a pen, then write all the important points that I write on the blackboard. जो भी मैं कुछ बोर्ड ब्लैकबोर्ड लिख रहा हूँ वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, और जो टॉपिक मैं कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं समझ लो एग्जाम में ही आने वाले हैं, क्योंकि जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं अपने तरीके से वो सारे मैंने काफी रिसर्च करके, काफी गहराई में जाकर के, अलग अलग बुक्स में जाकर के मैंने नोट्स तैयार किए हैं। तो मैं चाहता हूं आप इन लेक्चर्स का लाभ उठाएं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोर्ड पे लिखूं आप उसको नोट डाउन करें। अब अपन बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म को हम चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं। बेसिकली अलग अलग प्रकार की क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन हम इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होती है लिबरल क्रिटिसिज्म, लिबरल क्रिटिसिज्म।
और सेकंड होती है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म को दूसरे नाम से जानते हैं हम, उसे कहते हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म। लेजिस्लेटिव और क्लासिकल क्रिटिसिज्म सेम होती है। अब अपन को यह समझना है लिबरल क्रिटिसिज्म क्या होती है और लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म क्या होती है। क्लासिकल क्रिटिसिज्म और लिबरल क्रिटिसिज्म क्या होती है? दैट डील्स विद ग्रीक पोइट्स एंड रोमन पोइट्स। कहने का मतलब क्लासिकल क्रिटिसिज्म के अंदर ग्रीक पोइट सम्मिलित होते हैं और रोमन पोइट सम्मिलित होते हैं। अब इनकी क्वालिटीज क्या है? अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म समझेंगे, बाद में हम समझेंगे लिबरल क्रिटिसिज्म को। तो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म को अपन ढंग से समझते हैं कि लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म आखिर क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इनकी क्वालिटी होती हैं। तो अपन देख सकते हैं मेरिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। Merits of legislative criticism. The writers believe in content, style, theme, rules, regulations. इसका मतलब क्या हुआ? जो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के अंदर जो पॉइंट्स जो आते हैं, जो राइटर्स जो आते हैं, वो बेसिकली कंटेंट में बिलीव करते हैं, स्टाइल में बिलीव करते हैं, थीम में बिलीव करते हैं, रूल्स में बिलीव करते हैं, रेगुलेशंस बिलीव करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम प्लेटो को लेते हैं तो प्लेटो जो है वो एक निश्चित रूल को फॉलो करना चाहता है, एक डेफिनेट मतलब फिलोसॉफी को फॉलो करना चाहता है, डेफिनेट फिलोसॉफी को फॉलो करना चाहता है। एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल जो है वो भी मतलब एक निश्चित प्लॉट की बात करता है, एक निश्चित बिगिनिंग होनी चाहिए, एक निश्चित मिडिल होना चाहिए, एक निश्चित एंडिंग होनी चाहिए। तो जो पॉइंट्स स्टाइल में, थीम में, रूल्स में, रेगुलेशंस में, कंटेंट में इनमें विश्वास करते हैं, वो पॉइंट कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव पॉइंट होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है जो क्लासिकल राइटर्स जो हैं, जो भी क्लासिकल राइटर्स जो हैं, वो सारे के सारे मतलब लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के अंदर उनकी स्टडी की जाती है। कुछ राइटर्स के मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे कौन कौन से राइटर्स आते हैं लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म में। शुरुआत में देखा जाए तो पहले प्लेटो आता है, उसके बाद आता है अरिस्टोटल। अब ये दोनों के दोनों कौन से हैं ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पोइट है, ये ग्रीक है या रोमन है, इस बात का ध्यान रखना है। तो प्लेटो और अरिस्टोटल जो कौन सा है, ग्रीक पोइट्स के अंदर सम्मिलित होते हैं। उसके बाद आता है होरेस। होरेस क्या है? एक रोमन पोइट है। होरेस कौन सा है? एक रोमन पोइट आता है। तो सुनाई बात। तो जो क्लासिकल राइटर्स जो हैं उनके नाम लिख रहा हूं, जैसे प्लेटो है, अरिस्टोटल है, होरेस है, लोंजाइनस है, ड्राइडन है, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप है। ये सारे के सारे राइटर्स किसको फॉलो करते हैं? ऑल दीज राइटर्स फॉलो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। ये सारे के सारे राइटर जो हैं मतलब एक लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म होती है उसको फॉलो करते हैं। तो मेरे आपको बात समझ में आ गई होगी कि लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म क्या होती है। अब हम बात करेंगे लिबरल क्रिटिसिज्म की। अब हम बात करेंगे लिबरल क्रिटिसिज्म। लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्री टू
रूल्स। लिबरल का मतलब क्या होता है? जो रूल से एकदम फ्री होता है, जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता है, जो किसी स्टाइल को फॉलो नहीं करता है, जो दिमाग को फॉलो नहीं करता है, सिर्फ हार्ट को फॉलो करता है। बल्कि फॉलो किसको करता है? फॉलोज टू हार्ट, टू इमोशंस। तो वे राइटर्स जो हार्ट की सुनते हैं, जो इमोशंस किसकी सुनते हैं, वो राइटर्स किसमें आते हैं? लिबरल क्रिटिसिज्म में आते हैं। कौन कौन से राइटर्स हो सकते हैं लिबरल क्रिटिसिज्म के अंदर? जैसे वर्ड्सवर्थ है, कीट्स है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स है, एस.टी. कॉलरिज है। तो ये सारे के सारे राइटर्स जो हैं वो किसमें आते हैं? ये सारे के सारे राइटर जो हैं लिबरल क्रिटिसिज्म के अंदर आते हैं। तो लिबरल क्रिटिसिज्म क्या कहलाती है? इसके अंदर पोइट जो होता है वो अपने दिमाग की नहीं सुनता है, बल्कि वो हार्ट की सुनता है, दिल की सुनता है। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा है, पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ हार्ट। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ हार्ट। और कीट्स ने भी कहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कीट्स ने क्या कहा है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ऐसा कीट्स ने कहा है। तो आप दोनों तरह के क्रिटिसिज्म समझ रहे होंगे आप कि जो वो क्रिटिसिज्म जिसके अंदर पोइट जो है अपनी हार्ट की सुनता है, अपने दिल की सुनता है, जब यदि ऐसी पोइट्री है तो वो क्या कहलाएगी? लिबरल क्रिटिसिज्म के अनुसार लिखी जाएगी। और वो पोइट्री जहां रूल्स, रेगुलेशंस, स्टाइल, थीम, कंटेंट एक फिक्स हो, एक निश्चित हो, एक निश्चित डेफिनेटनेस यदि फॉलो की जा रही है, तो वो क्रिटिसिज्म कौन सी कहलाती है? लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म कहलाती है। और जिसके अंदर डेफिनेटनेस न हो, जिसके अंदर सर्टेनिटी न हो, तो वो क्रिटिसिज्म कौन सी कहलाती है? लिबरल क्रिटिसिज्म कहलाती है। तो आप समझ रहे होंगे अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होती है। अब हम अलग अलग राइटर्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो राइटर जो है जिसको हम पढ़ेंगे वो है प्लेटो। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर एक पहला राइटर जो कि पढ़ा जाता है वो आता है प्लेटो। सबसे पहले हम प्लेटो को पढ़ेंगे। तो प्लेटो जो था 427 बीसी से लेकर के 348 बीसी में हुआ था। 348 बीसी में हुआ। अब प्लेटो के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। पहले ये तो इसकी लाइफ स्पेन रहा, ये कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है। अपन को जो प्लेटो की जो फिलोसॉफी है वो ढंग से पढ़नी है। तो प्लेटो के बारे में कहा जाए तो प्लेटो वाज ए डिसाइपल ऑफ सोक्रेट्स। ध्यान में रखना है, प्लेटो किसका शिष्य था? प्लेटो मतलब सोक्रेट का शिष्य था, ठीक है। एंड एरिस्टोटल, ये भी ध्यान रखना है, एरिस्टोटल वाज डिसाइपल ऑफ प्लेटो। और अरिस्टोटल जो था वो प्लेटो का शिष्य था, ठीक है। और अगला क्रम बनाया जाए तो अलेक्जेंडर वाज डिसाइपल ऑफ अरिस्टोटल। अलेक्जेंडर जो था वो अरिस्टोटल का डिसाइपल। ये क्रम है, ध्यान क्या रखना है। सोक्रेट किसका गुरु था? प्लेटो का गुरु था, ठीक है ना। और प्लेटो किसका गुरु था? अरिस्टोटल का गुरु था। और अलेक्जेंडर का गुरु कौन था? एरिस्टोटल था। इस चीज को अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे डायलॉग्स। इसका एक वर्ग है। अब हम सबसे पहले प्लेटो के वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। इसने एक वर्ग लिखा है जिसका नाम है डायलॉग्स। ये एक बड़ा वर्ग है। डायलॉग्स क्या है? एक बड़ा वर्ग है। इस वर्ग के अंदर बहुत सारे वर्ग जो हैं वो सम्मिलित हैं, बहुत सारे हैं।
लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के नाम लिख रहा हूं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। ये अक्सर एग्जाम में वर्क जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है इयोन। पहला वर्क कौन सा है? इयोन। अब ये ध्यान रखना है इयोन के अंदर क्या है। इयोन के अंदर क्या है? थ्योरी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर बताई गई है। इन इयोन थ्योरी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, थ्योरी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इज मेन। इतना ही ध्यान रखना है बस आपको कि इयोन के अंदर क्या है, आर्ट की थ्योरी और लिटरेचर की थ्योरी को बताया गया है। उसके बाद है प्रोटेगोरस। प्रोटेगोरस से नाम नोट कर लें आप। जॉर्जियास, इंपोर्टेंट वर्क वही लिख रहा हूं सिर्फ मैं। सिंपोसिज्म, और रिपब्लिक। ये इसका इंपोर्टेंट वर्क है, ध्यान रखना है। रिपब्लिक है, इंपोर्टेंट वर्क है और इसी के अंदर पोइट के जो आइडियाज जो हैं उसको बताया गया है। जो आइडियाज हैं प्लेटो के वो इसी वर्क के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो अब हम ये तो उसके वर्क हो गए, मेन वर्क के नाम लिख दिए मैंने। प्रोटेगोरस, जॉर्जिया, सिंपोसिज्म और रिपब्लिक। अब ये सब इयोन जैसे है तो ये सब सारे के सारे वर्क जो हैं वो डायलॉग्स के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। अब हम मेन बात पर आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स किसके द्वारा? बाय प्लेटो। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म्स क्या होती है? फॉर्म्स का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? आइडिया। तो ध्यान क्या रखना है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट या आइडिया। अब प्लेटो के लिए आइडिया जो है दैट इज अल्टीमेट रियलिटी। ध्यान रखना है, अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी का मतलब होता है आइडिया इज एवरीथिंग फॉर प्लेटो। आइडिया ही प्लेटो के लिए सब कुछ है। वो आइडिया को ही मतलब ओरिजिनलिटी मानता है, आइडिया को ही मतलब वो रियलिटी मानता है। अब अल्टीमेट रियलिटी क्या है वो समझना है अपन को। अल्टीमेट रियलिटी जो है दैट इज नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड। क्या ध्यान रखना है? अल्टीमेट रियलिटी दैट इज नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड। अल्टीमेट रियलिटी है वो संसार में नहीं मिलती है और वी कैन से इट इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। इट इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। इट इज बियॉन्ड द। अल्टीमेट रियलिटी जो है वो संसार में नहीं है, वो संसार से दूर है। अब इस जो थ्योरी ऑफ फॉर्म जो है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। थ्योरी ऑफ फॉर्म जो है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 फिजिकल रियलिज्म और स्पिरिचुअल रियलिज्म। फिजिकल रियलिज्म समझो। फिजिकल रियलिज्म का मतलब वर्ल्डली थिंग्स, वर्ल्डली थिंग्स या ऑब्जेक्ट। और स्पिरिचुअल का मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। तो कहने का मतलब ये है, प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि जो कुछ वर्ल्डली है, जो कुछ मटेरियल है, जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो सारी की सारी क्या है? वो रियल नहीं है।
प्लेटो क्या कहना चाह रहा है, जो चीज को हम देख रहे हैं, जिस संसार को हम देख रहे हैं, जिस संसार की चीजों को हम देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वो रियल नहीं है, वो क्या है, कॉपी है। वो रियल नहीं, वो क्या है, जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, कॉपी है। लेकिन स्पिरिचुअल के अंदर क्या आता है, आइडिया आता है। लेकिन जो आइडिया जो है, जो आइडियाज जो आते हैं वही क्या है, ओरिजिनल है। तो कहने का मतलब ये है कि मटेरियल वर्ल्ड क्या है, ये फिजिकल वर्ल्ड क्या है, इट इज ए शैडो। ध्यान रखना है, मटेरियल वर्ल्ड इज ए शैडो। मटेरियल वर्ल्ड क्या है, एक शैडो है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो क्या है, रियलिटी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो क्या है, रियलिटी है। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को अपन। इंपोर्टेंट थ्योरी है इसकी, है प्लेटो की, यही मेन थ्योरी, इसको पढ़ रहे हैं अपन। आइडिया से मतलब क्या है, आइडिया से मतलब है कोई भी चीज जो हमारे दिमाग में आती है हम वैसा नहीं बना सकते हैं। जैसी कोई भी चीज है जो हमारे मस्तिष्क में आ रही है, माइंड में आ रही है, हम वैसा की वैसा नहीं बना सकते हैं। सपोज हमारे माइंड के अंदर एक स्क्वायर आता है, क्या हम उसी नाप का, उसी तौल का स्क्वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि माइंड में कुछ है और हम बनाएंगे और कुछ। तो पॉइंट प्लेटो ये कहना चाह रहा है, जो चीज हमारी आइडिया है वो ओरिजिनल होते हैं, लेकिन जो हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, हम एक तरह की जीरोक्स कॉपी बनाते हैं या फोटोकॉपी बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल जो देता है वो क्या कहता है, ग्रीन ऑब्जेक्ट। अगले एग्जांपल से समझ सकते हैं ग्रीन ऑब्जेक्ट। अब ग्रीन ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रीन ऑब्जेक्ट का मतलब है जो ग्रीन है, ग्रीन डज नॉट एग्जिस्ट, ग्रीन डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रीन जो है वो तो संसार में है ही नहीं। प्लेटो क्या कह रहा है, ग्रीन तो संसार में है ही नहीं। हम ग्रीन को कैसे पहचान सकते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा। वी कैन डिफाइन ग्रीन विद इट्स ऑब्जेक्ट, विद इट्स ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट है तभी हम ग्रीन को डिफाइन कर सकते हैं, अन्यथा हम ग्रीन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो प्लेटो ये कहना चाहता, कहने का मतलब ये है ग्रीन ऑब्जेक्ट जो है वो, हम ग्रीन ऑब्जेक्ट जो है, ग्रीन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट वी कैन नॉट सी ग्रीन। सुनेगा, ग्रीन ऑब्जेक्ट्स को तो हम देख सकते हैं लेकिन ग्रीन को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म। अब इसके अंदर एक थ्योरी और आती है, वो है केव थ्योरी। अब हम केव थ्योरी को समझेंगे। तो कहने का मतलब केव थ्योरी इज आल्सो रिलेटेड टू प्लेटो। केव थ्योरी के अंदर क्या है, एक केव बनी हुई है, आप समझ लो एक इस तरह की, मतलब केव जो है वो बनी हुई है, और यहां ये कुछ लोग जो हैं बैठे हुए हैं। एक केव बनी हुई है और यहां कुछ लोग जो हैं बैठे, सुनेगा। और इनके पीछे जो है, इनके बैकग्राउंड, इन पीठ की तरफ क्या जल रही है, फायर जल रही है। इनकी पीठ की तरफ क्या जल रही है, फायर जल रही है। और इनके फ्रंट में क्या है, फायर की क्या आ रही है, शेडो आ रही है। ये तो पर्सन्स हैं, ये सारे के पर्सन्स हैं। इनके क्या है, फेसेज हैं। इनके क्या है, फेसेज है। इनके फेसेज इस साइड में हैं और दे कैन नॉट सी द रियलिटी। कहने का मतलब यह है, दीज पीपल हु आर सीइंग ओनली शैडो, वो केवल शैडो ही देख रहे हैं। रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, फायर है। रियलिटी क्या है, फायर है, बट दीज पीपल कैन नॉट सी द रियलिटी। ये लोग जो हैं वो रियलिटी को नहीं देख सकते हैं। समझेगा। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो हिम्मत करके पीछे मुड़ता है और इस फायर को देख लेता है। एक व्यक्ति हिम्मत करता है और पीछे मुड़ता है और इस फायर को देख लेता है। समझेगा। तो जब वो ये कहता है, अरे तुम तो अभी तक सिर्फ शैडो को ही देख रहे थे, तुमने तो रियलिटी देखी नहीं है, तो ये लोग उसको क्या कह देते हैं, फूल कहते हैं। कोई व्यक्ति उसको देख लेता है और ये कहता है आकर के, तुम तो मूर्ख हो, तुम तो जानते ही नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम रियलिटी देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, ये फूल जो होता है वो कौन होता है, फिलोसोफर होता है। फूल जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से फिलोसोफर
होता है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत शेक्सपियर ने इसका काफी यूज किया है। शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उसके अंदर फूल का जो किरदार जो निभाया गया है वो एक तरह से फिलोसोफर ही है। वो एक तरह से देखा जाए तो जो बातें कहता है ऐसा लगता है मानो कोई फिलोसफी कह रहा हो। तो प्लेटो ये कहना चाहता है इस केव थ्योरी के द्वारा हम जो देख रहे हैं हमारे सामने जो है वो क्या है, एक तरह से रियलिटी नहीं है, हम मात्र एक कॉपी में जी रहे हैं, हम एक शैडो में जी रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम प्लेटो का लेते हैं, वो एग्जांपल है चेयर का। अब प्लेटो एक एग्जांपल और देता है चेयर का। एक प्रश्न भी आया हुआ था यूजीसी नेट एग्जाम में, एक प्रश्न आया था काफी समय पहले कि प्लेटो ने अपनी थ्योरी व्यक्त करने के लिए किस ऑब्जेक्ट का, किस एग्जांपल का यूज किया था, तो उसका आंसर चेयर ही था। तो अपन क्या करते हैं, चेयर का एग्जांपल लेते हैं। अब चेयर जो कहता है इट इज थ्राइस कॉपिंग, थ्राइस कॉपीड फ्रॉम रियलिटी। प्लेटो कहता है चेयर जो है वो तीसरी बार कॉपी है। वो कैसे, समझ लो। सबसे पहले चेयर का आइडिया आया, सबसे पहले चेयर का क्या आया, आइडिया आया। ठीक है, जिस व्यक्ति के दिमाग में चेयर का आइडिया आया ये था ओरिजिनल आइडिया। क्या था, ओरिजिनल। अब जिसके व्यक्ति के मन में आइडिया आया उसने चेयर बना दी, उसने क्या कर दी, चेयर बनाई। तो यहां चेयर बन गई, इस तरह से मतलब चेयर बन गई। तो चेयर बन गई, ये तो ऐसे ट्वाइस। अब एक पेंटर ने उस चेयर को कैनवास पे उतार दिया। एक पेंटर ने उस चेयर को किस पे उतार दिया, कैनवास पे उतार दिया। तो जो तस्वीर सामने आई, जिस कैनवास पे हम चेयर की पेंटिंग देख रहे हैं, वो तस्वीर क्या है, एक तरह से थ्राइस कॉपीड है, तीसरी बार उसकी कॉपी की गई। तो प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि हम रियलिटी से बहुत दूर हैं। आइडिया इज एवरीथिंग फॉर प्लेटो। प्लेटो के लिए आइडिया ही सब कुछ है और आइडिया के बिना कुछ भी नहीं है। अब हम प्लेटो के बारे में इतना पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे प्लेटोज व्यू ऑन पोइट्री। अगला आज प्लेटो कंप्लीट करूंगा बिल्कुल। प्लेटो के अंदर जो भी बातें हैं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैंने हर चीज का नोट बनाया है और हर चीज को मैं बोर्ड पर डिफाइन कर रहा हूं। इससे बात कुछ भी नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। आजकल जो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे एनटीए नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे पीएचडी का कोई एग्जाम हो, सबके अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ कैसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सुन रही बात। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेटोज व्यूज ऑन पोइट्री। अब टॉपिक डाल लो आप, प्लेटोज व्यूज ऑन पोइट्री, प्लेटोज व्यूज ऑन पोइट्री। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो के पोइट्री पे क्या विचार है। पहला क्या कह रहा है, आर्ट इज एन इमिटेशन। पहला थॉट क्या है, वो क्या कहता है, आर्ट इज एन इमिटेशन, आर्ट इज एन इमिटेशन दैट इज डिसेप्टिव, दैट इज डिसेप्टिव। वो क्या कह रहा है, जितनी भी आर्ट है, आर्ट और जितनी भी पेंटिंग है, जो भी पोइट्री है, सब कुछ है, वो सब क्या है, डिसेप्टिव है, वो रियलिटी नहीं है। प्लेटो जो है आर्ट को रियलिटी नहीं मानता है, उसकी नजर में आर्ट जो है वो ऐसी इमिटेशन है जो हमें धोखे में रखती है, जो लोगों को चीट करती है, उससे मानव का हित नहीं होता है, उससे सोसाइटी का कोई हित नहीं होता है। इसलिए प्लेटो जो है आर्ट को क्या मानता है, डिसेप्टिव मानता है। और वो कहता है चेयर जो क्या है, एक तरह से इम्परफेक्ट वर्जन है। वो ये भी कहता है चेयर इज एन इम्परफेक्ट वर्जन। प्लेटो कह रहा है चेयर जो उसने एग्जांपल दिया है वो इम्परफेक्ट वर्जन इसलिए है क्योंकि वो रियल नहीं है। इम्परफेक्ट इसलिए है क्योंकि रियलिटी तो अलग है, रियलिटी तो चेयर के दिमाग में थी, रियलिटी तो आइडिया में थी, लेकिन देखा जाए तो चेयर के एक तरह से इम्परफेक्ट वर्जन है। कहने का मतलब ये है जो भी हम सोचते हैं वो वास्तव में बना नहीं सकते। प्लेटो ये कहना चाह रहा है जो हमारे दिमाग में है
जो हमारे माइंड में है हम उसको वैसा बना ही नहीं सकते हैं। हमारे दिमाग में कुछ होता है तो हम बना कुछ और जाते हैं। सुनाई बात। अब इसलिए कहता है, अब दूसरी चीज जो सेकंड पॉइंट जो दे रहा है वो पैशन के बारे में दे रहा है। पैशंस रूल्स आर इंटेलेक्ट। प्लेटो क्या कहता है, पैशंस जो होते हैं रूल आर इंटेलेक्ट। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, पहली बात मैंने क्या बताई आपको, आर्ट इज एन इमिटेशन दैट इज डिसेप्टिव। एक बात तो ये ध्यान रखनी है प्लेटो की, और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, पैशंस जो होते हैं वो हमारी इंटेलेक्ट को रूल करते हैं। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति की जो इमोशंस जो होती हैं, व्यक्ति की जो फीलिंग्स जो होती हैं वो उसके इंटेलेक्ट पर हावी हो जाती हैं। जैसे जो रोमांटिक पोइट्स हुए थे, वर्ड्सवर्थ हुआ था, कीट्स हुआ था, शेली हुआ था, ठीक है ना, एसटी कॉलेज हुआ था, इन सब के ऊपर पैशंस जो थे वो उन पर भारी थे। उन्होंने मतलब इंटेलेक्ट का मतलब रिलेटेड टू माइंड, इंटेलेक्ट का मतलब रिलेटेड टू माइंड। उन्होंने माइंड का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, उन्होंने हार्ट का इस्तेमाल किया। उन्होंने हार्ट का इस्तेमाल किया, और जब व्यक्ति हार्ट का इस्तेमाल करता है, माइंड से काम नहीं लेता है, तो इस तरह की जो क्रिएशन जो सामने आती है वो रियल नहीं आती है, वो एक तरह की कॉपी ही आती है। सुनाइएगा। तो पोइट, और तीसरी बात क्या कह रहा है, एक सेंटेंस आया भी था एग्जाम में, पोइट्स आर डिवाइनली इंस्पायर्ड। पोइट्स आर डिवाइनली इंस्पायर्ड। और ये कथन भी आया था, ये कथन नेट के एग्जाम में आया था, शायद दिसंबर 29 के एग्जाम में आया था, पोइट्स आर डिवाइनली इंस्पायर्ड। क्या ये सही कथन है? बिल्कुल सही है, प्लेटो के द्वारा दिया गया है, और प्लेटो ने कहा है पोइट्स आर डिवाइनली इंस्पायर्ड। इसका मतलब ये है, पोइट्स जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। पोइट जो होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, और इसलिए वो अपने भावों से, अपने इमोशन से दुनिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी नहीं है। वो पोइट्स को मतलब ठीक नहीं मानता है, क्योंकि पोइट जो है किसी तरह की समाज के लिए ना तो कोई सेवा करते हैं, ना कोई समाज में किसी तरह की नॉलेज में इंक्रीजमेंट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा, पैशंस रूल आर इंटेलेक्ट। अब हम तीसरे पॉइंट, इसी में था सेकंड में ये वाला पॉइंट, अब तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। तीसरी पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो प्लेटो कहता है पोइट्री इज यूजलेस। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है वो, पोइट्री इज यूजलेस। प्लेटो कहता है पोइट्री इज यूजलेस। क्यों है यूजलेस? दे डोंट हेल्प इन सोसाइटी, दे डोंट हेल्प इन सोसाइटी। पोइट्री को यूजलेस इसलिए कह रहा है क्योंकि पोइट्री जो है समाज के अंदर किसी तरह की हेल्प नहीं करती है, समाज के अंदर किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, कोई रिफॉर्मेशन नहीं आता है पोइट्री के द्वारा। इसलिए प्लेटो की नजर में पोइट्री जो है वो यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। पोइट्स जो है वो एक तरह के डिसेप्शन का काम करते हैं, चीटिंग का काम करते हैं, धोखाधड़ी का काम करते हैं। ये प्लेटो के विचार हैं, ध्यान रखना है किसके विचार हैं, प्लेटो के विचार हैं। और चौथा पॉइंट है, इट डज नॉट एड टू एनी नॉलेज, इट डज नॉट एड टू एनी नॉलेज, इट डज नॉट एड टू एनी नॉलेज। और अगली बात क्या कह रहा है प्लेटो, ये मतलब पोइट्री का मतलब पोइट्री से है, पोइट्री से नॉलेज में किसी तरह की कोई इंक्रीजमेंट नहीं होती है, कोई ग्रोथ नहीं होती है, कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। लास्ट पॉइंट क्या है, वो क्या कहता है, आर्ट्स लीड टू इमॉर्टैलिटी, आर्ट्स लीड टू इमॉर्टैलिटी। अंत में पॉइंट प्लेटो ये कह रहा है, आर्ट जो होती है वो इमॉर्टैलिटी की तरफ जाती है। मतलब आर्ट, जितनी भी आर्ट्स होती है प्लेटो की नजर में, वो हमको इमॉर्टल कर देती है, इमॉर्टल की तरफ ले जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं फिल्मों के अंदर सेक्स का, वॉयलेंस का यूज होता है, और जब एक फिल्मों के अंदर सेक्स और वॉयलेंस का यूज होता है तो व्यक्ति इससे क्या होता है, इमोरल बन जाता है या मोरल लेस बन जाता है। आपने एक फिल्म भी देखी होगी, एक फिल्म आई थी थोड़े समय पहले, खिलजी। खिलजी एक फिल्म आई थी
जिसके अंदर काफी मतलब वायलेंस दिखाया गया था। खिलजी नामक फिल्म जो थी उसके अंदर काफी वायलेंस दिखाया गया था। इस वायलेंस का प्रभाव ऑडियंस पर क्या पड़ेगा? इस वायलेंस का यह प्रभाव पड़ेगा कि ऑडियंस जो है वो वायलेंट हो जाएगी या पीसफुल नहीं रहेगी। तो प्लेटो के जो विचार जो हैं, जो भी आपके सिलेबस के अंदर विचार है, जो प्लेटो के मेन विचार है, वो सारे के सारे विचार मैंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए हैं। ये मेरी पहली क्लास है, हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, वो अगली क्लास में पूरी कर दूंगा। लेकिन मैंने जो भी कोशिश की है, जो भी मैंने जो नोट्स बनाए हैं, अपने हिसाब से बिल्कुल पूरी कोशिश की है अच्छे नोट्स बनाने की, और मैं चाहता हूं कि आप सबको इन नोट्स का फायदा मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास के अंदर मैं आपको लिटरेचर कंप्लीट ही कराऊंगा पूरी करी। और आज हमने प्लेटो पढ़ा है, और ध्यान कर क्या रखना है आपको प्लेटो के बारे में। ये ग्रीक पोइट एग्जाम में कभी पूछ लेता, कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि प्लेटो ग्रीक पोइट था कि रोमन पोइट। स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो गलत आंसर टिक कर देता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ग्रीक पोइट कौन से थे, रोमन पोइट कौन से थे। यदि प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है ग्रीक पोइट 3 ही है केवल। पहला सोक्रेट्स, दूसरा है प्लेटो और तीसरा है अरिस्टोटल। ठीक है, रोमन पोइट्स के बाद पढ़ेंगे। और नेक्स्ट थिंग जो मैं बताना चाहूंगा, जो भी हम पढ़ेंगे वो सीक्वेंस में पढ़ेंगे, एक तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। इसके बाद ये ऑथर पढ़ना है, इसके बाद ये ऑथर आपको पढ़ना है। इससे क्या रहेगा, आपके माइंड में रहेगा ये ऑथर उस समय आया था, उससे पहले ये ऑथर आया था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जो प्रश्न आते हैं उसको आप सही कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।